नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यूट्यूब के लाउड ज्ञान चैनल पर लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो कि एम्स, SGPGI और UPSSC, UPNHM जैसे संस्थाओं से होते हैं और उनके लिए टोटल पैथोलॉजी का एक फुल कोर्स ले आए हैं। और इस फुल कोर्स में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड होगा। जैसे कि ये चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर हमने क्लियर किया और डिस्क्रिप्टिव का, तो एक चैप्टर उसका क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव का, या पूरे डिस्क्रिप्टिव एक बार क्लियर कर लेंगे, फिर उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर उसका हम MCQ कर लेंगे। ठीक, तो जैसा भी लगेगा आप लोग बताइएगा, वैसा किया जाएगा। और ये तो आपकी चॉइस और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। और जैसे कि YouTube पर ढेर सारे लैब टेक्नीशियंस के कोर्स के लिए ढेर सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ वो MCQ बेस्ड पे हैं। और उनमें होता क्या है कि वो 15-20 क्वेश्चंस दिखा दिए जाते हैं, और उन 15-20 क्वेश्चंस अगर वही सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ पाए तो फिर होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हाँ बेस क्लियर रहेगा तो किसी भी तरीके का आएगा वो हम कर लेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज का टॉपिक है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम बेसिकली देखेंगे ब्लड का कलेक्शन और प्रिजर्वेशंस। ठीक, और ये ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट वीडियो है। ठीक, तो और अगर आपको हमारा चैनल का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन क्या है कि इट इज़ ब्लड कलेक्शन यूज टू फाइंड ऑल लैब्स टू फाइंड आउट वाई सिम्टम्स आर अपीयर इन द पेशेंट। मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनका कहने का मतलब ब्लड कलेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि जो पेशेंट में जो सिम्टम आ रहे हैं वो स्पेशली क्यों आ रहे हैं। ठीक, और इसमें नीचे दिया है फ्लीबॉटमी। फ्लीबॉटमी बोले तो एक ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है, और जैसे टू कट वेन। ठीक, फ्लीबॉटमी का मतलब है कि टू कट द वेन, ये ग्रीक लैंग्वेज में है। और ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस फ्लीबॉटमी इज टर्म एज फ्लीबॉटमिस्ट। मतलब एक बंदा ऐसा जो फ्लीबॉटमी करता है उसे फ्लीबॉटमिस्ट कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है और उसको फ्लीबॉटमिस्ट बोलते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने को फ्लीबॉटमी बोलते हैं, और जो वो फ्लीबॉटमी का काम करता है फ्लीबॉटमिस्ट बोलते हैं, जो सैंपल कलेक्शन करता है। ठीक, और आगे देखते हैं वाई ब्लड कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं? ब्लड इज एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल इन क्लिनिशियन हेल्थ केयर डेटा रिलाइड अपॉन द क्लिनिकल सेटिंग। ये सारी चीज़ें हैं कि ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है भाई, पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करने के लिए करते हैं, इसमें तो कोई खास इंपॉर्टेंस वाली चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं बिकम ए फ्लीबॉटमिस्ट। फ्लीबॉटमिस्ट के लिए आवश्यक क्या है? फ्लीबॉटमिस्ट के लिए आवश्यक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बंदा थोड़ा सोशल होना चाहिए। सोशल मतलब झगड़ेलू नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्लरिकल होना चाहिए। क्लरिकल बोले तो उसको थोड़ा बहुत डेटा एंट्री का काम आना चाहिए कि कैसे क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, और उसके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ देखिए लिखा है फ्लीबॉटमी इज़ अ लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड लेबोरेटरी। फ्लीबॉटमी जो है पेशेंट और लैब के बीच एक लिंक का काम करता है। और आगे देखते हैं वाई इज़ द रोल ऑफ फ्लीबॉटमिस्ट। फ्लीबॉटमिस्ट का रोल करता है कि एक्यूरेट पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, और सैंपल जो है उसके डेमोग्राफिक डेटा बोले तो नाम, एज, सेक्स, वार्ड और किस किस टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखना फ्लीबॉटमिस्ट या जो ऐसा टेक्नीशियन जो सैंपल कलेक्ट करता है उसका काम यही होना चाहिए। सैंपल कलेक्शन में दिया हुआ है, इसमें शायद टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है। ये ESR को फास्टिंग को लेकर लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन हाँ ऐसा है नहीं। और कहीं कहीं ESR के बारे में ये कहा जाता है कि ये खाली पेट फास्टिंग में लिया जाए तो अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे देखते हैं
और प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं, आइडेंटिफाई, टेस्ट एंड डिटरमाइन प्रॉपर वॉल्यूम टू बी कलेक्टेड। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि हम ब्लड के लिए ब्लड टेस्ट के लिए कितना ब्लड ले लें। तो एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि जैसे हमें सीरोलॉजी टेस्ट, कितने सीरोलॉजी वाले टेस्ट हैं और उन सीरोलॉजी टेस्ट के लिए हमें कितना सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1 ml होल ब्लड में 0.5 ml सीरम और प्लाज्मा मिलता है, ठीक। और ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे ऊपर प्लाज्मा होता है, बीच में WBC और प्लेटलेट होते हैं, नीचे RBC बैठ जाते हैं। ये उसकी डेंसिटी के हिसाब से होता है। उसके लिए हमें अपनी रिएजेंट और इक्विपमेंट क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए, इंड्रीज चाहिए, वैक्यूटेनर, ग्लव्स, मास्क, टर्निकेट, कॉटन, ये सारी चीज़ें चाहिए। वो तो पता ही है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये निडल डिस्ट्रॉयर है ही। रिएजेंट में 5% सेवलॉन सोल्यूशन, सेवलॉन की जगह आप डेटॉल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंटीसेप्टिक होना चाहिए, टिंक्चर आयोडीन होना चाहिए और 70% अल्कोहल। और ब्लड कलेक्शन के 2 मेथड हैं, एक कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, एक वेनस ब्लड कलेक्शन। पेशेंट ऑब्जर्वेशन क्या करना है, पेशेंट ऑब्जर्वेशन में IV लाइन, इंजरीज, प्रेजेंस ऑफ एडिमा, मेडिकेशन, प्रेजेंट अलर्टनेस एंड इमोशनल एंड मेंटल स्टेट। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीज़ें, जैसे कि ये इसको देखना एकदम इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें से कुछ देखिए ना देखिए, लेकिन ये 3 जरूर देखिए। 3 में जैसे एक है इंजरी, दूसरा है एडिमा और तीसरा है मेडिकेशन। तो इसमें इंजरी क्या है कि पेशेंट को कोई चोट कट का निशान तो नहीं है, तो वो इंजरी हो गया। प्रेजेंस ऑफ एडिमा, एडिमा बोले तो जब स्किन पे लाल चकत्ते और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेडिकेशन, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बेसिकली यही 3 टॉपिक है जो ज़्यादा देखने लायक है। बाकी उसका इमोशनल मेंटल स्टेटस तो वो सब तो हम देख ही लेंगे। और साइट्स ऑफ कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जो कैपिलरी ब्लड का कलेक्शन किया जाता है वो कहाँ कहाँ से किया जाता है। एक तो फिंगर से किए जाते हैं, ठीक। दूसरा पैर से किया जाता है। पैर से बोले तो मतलब यहाँ अंगूठे से भी छोटे बच्चों में किया जाता है। और ये एड़ी से भी, टो या एड़ी से भी किया जाता है। और कान की ये जो बालियाँ होती हैं, जहाँ बालियाँ पहनते हैं स्पेशली, ये यहाँ से भी सैंपल कलेक्शन किया जाता है कैपिलरी ब्लड के लिए। और हाउ टू ऑब्टेन कैपिलरी ब्लड, ये तो इसमें प्रोसीजर ऐसे उंगली पकड़कर लैंसेट से करते हैं। लैंसेट से 2.5 mm का गहरा डीप इंसिजन होना चाहिए PT और CT के लिए। नॉर्मल के लिए तो फिलहाल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन वहाँ करते हैं जहाँ की सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये लिखा है सिर्फ थोड़े ब्लड की ज़रूरत होती है। और जहाँ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है वहाँ तो कैपिलरी ब्लड का यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि कैपिलरी ब्लड से जो है प्लेटलेट काउंट नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिलरी ब्लड से जो है प्लेटलेट काउंट नहीं करते हैं। और ये सुटेबल है HB, TLC, DLC, RBC काउंट के लिए, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाने के लिए भी काम आता है ये। और आगे देखते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन। वेनस ब्लड कलेक्शन, जहाँ ज़्यादा अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ वेनस ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। जैसा कि हम साइट फॉर वेनस ब्लड कलेक्शन की साइट के बारे में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वेनस ब्लड लिया जा सकता है। और ये इमेज में दिख रहा होगा कि वेनस ब्लड की साइट्स क्या क्या है। तो इसमें मीडियन क्यूबार्टल और सिफेलिक वेन ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं। और बाकी वेन्स अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो ले सकते हैं, जितना इस इमेज में शो हो रहा है। बाकी आगे देखते हैं इंट्रावेनस कैथेटर प्लेसमेंट। तो जो इंट्रावेनस में जो कैथेटर लगाते हैं उसकी पोजीशन ये है, और ये फ़िलहाल के लिए कोई बहुत विशेष इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। आइए आगे देखते हैं।
ये फीमोरल वेन से जब कभी सैंपल लेना होता है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इसका साइट। हैंड एंड फीट, हैंड एंड फीट का क्या है कि कहाँ कहाँ से हाथ और पैर में कहाँ कहाँ से सैंपल ले सकते हैं। वेन्स ऑफ फुट में कहाँ कहाँ से पैर की कौन कौन सी वेन से सैंपल लिया जा सकता है। जैसे ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। और हाथ में ये यहाँ से और यहाँ से लिया जा सकता है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है देखने के लिए, बस एक बार आप फिगर देख लीजिए। वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। और वेन सिलेक्शन करते समय सबसे पहले देखना चाहिए वेन्स आर लार्ज एंड एक्सेसिबल। वेन सिलेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हैं कि वेन हमारी लार्ज होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब लंबी होनी चाहिए और वहाँ से सैंपल हम ले सकें। ठीक, लार्ज वेन्स आर नॉट वेल anchored in tissue frequently roll. If you choose one, you secure it with the thumb of your non-dominant hand. When you penetrate it with a needle, avoid scratched area, मतलब अगर इसमें चोट वोट लगा हो, बरीड और मतलब किसी भी तरह के एबनॉर्मेलिटी हो तो वो एरिया नहीं सेलेक्ट करते हैं। वेन्स यूज फॉर ड्राइंग ब्लड, जो ब्लड वेनस ब्लड के लिए कौन कौन सी वेन लेते हैं एग्जैक्टली इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें एक होती है मीडियन क्यूबाइटल वेन, दूसरी होती है सिफेलिक वेन और तीसरी होती है बेसिलिक वेन। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस होनी चाहिए। सबसे पहले मीडियन क्यूबाइटल से ही लेते हैं, अगर वो ना मिले तो सिफेलिक से लेते हैं, वो ना मिले तो बेसिलिक से लेते हैं। तो हम एक शॉर्ट एक तरीका याद कर सकते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन के लिए, MCB। जैसे घरों में हमारे MCB लगती है ना, तो इसके लिए हम एक MCB टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर में पावर सप्लाई कंट्रोल करने के लिए MCB होती है, तो वैसे ही हम इसके लिए MCB टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे M स्टैंड फॉर यहाँ मीडियन क्यूबाइटल वेन हो गया, C से सिफेलिक हो गया, B से बेसिलिक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट साइट्स कौन कौन सी हैं कि कहने का मतलब है कि इनमें से कौन कौन से साइड से ब्लड नहीं लेना चाहिए। आर्म ऑन द साइड ऑफ मस्टेक्टोमी, जहाँ पे मसल्स काट के निकाला गया हो। एडिमेटस एरिया, जहाँ एडिमा हो। हेमेटोमस एरिया, स्कैर्ड एरिया। और आर्म विथ कैनुला, कैनुला वाली आर्म से साइड बियॉन्ड आईवी लाइन ऑफ एनी काइंड। देखो ये दो कंडीशन एक टेक्नीशियन के साथ मैक्सिमम आती रहती है। आर्म विथ कैनुला, जैसे कई पेशेंट है वार्ड में उसके कैनुला लगा है तो उससे नहीं लेते हैं। साइड आईवी लाइन एनी काइंड, और आईवी लाइन है तो वहाँ से नहीं लेते हैं। ठीक, इसलिए नहीं लेते हैं कि ढेर सारे, जैसे मान लीजिए हम ले लिए और उसमें क्रिटेनिन चेक कर रहे हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा तो आईवी फ्लूइड मिल जाएगा तो उसका लेवल कम आएगा, इसकी वजह से नहीं करते हैं। और आगे देखते हैं। और ये क्या है कि इसमें जितने भी वैक्यूटेनर यूज़ होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स स्पेशली जो वायल्स यूज़ होती है, उनका कलर क्या है। जो येलो कलर है ब्लड कल्चर के लिए, इसको जो 8 से 10 बार रोटेट करके उसको मिला लेते हैं। हालांकि ये सेक्शन है पूरा 8 से 10 बार, ये तो कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। और जो यहाँ इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है ये कि येलो कलर यूज़ होता है ब्लड कल्चर के लिए। ब्लू कलर सिट्रेट ट्यूब्स है। ठीक, BD वैक्यूटेनर या जेल या सीरम ट्यूब। ठीक, हेपेरिन ट्यूब होती है हरा। ठीक, ये EDTA के लिए है और ये फ्लोराइड के लिए है। तो ये कलर कोड आप सबको याद ही होगा। टर्निकेट एप्लीकेशन, ये टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है कि टर्निकेट ये पिछले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एग्ज़ाम्स में आया भी था कि टर्निकेट लगभग की लंबाई कितनी होती है टर्निकेट की। तो इसमें दिया है 3 to 5 इंच और लगभग कितनी देर तक, लगभग 1 मिनट।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अधीनस्थ चयन आयोग की जो वैकेंसी आई थी 921 पदों की लगभग, उसमें ये सवाल पूछा गया था टर्निकेट की लंबाई। ठीक। पैल्पेट मतलब बोले तो हम ये फील करने की कोशिश करते हैं कि वेन्स कहाँ पे हैं। ठीक, तो उसी को पैल्पेशन बोलते हैं। उसमें डिटरमाइन साइज, डायरेक्शन, डेप्थ, तो उसके साइज क्या है, डायरेक्शन किस तरफ का ये है, कितनी गहराई में है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा सैंपल कलेक्शन के बारे में। ठीक, अगर पेन फील ना हो तो क्या करते हैं, और बारमेरिया करते हैं, मॉइस्ट क्लॉथ से उसको पोंछ के देखते हैं, और मतलब ये तरीका दिया हुआ है कि अगर हमें वेन्स फील ना हो तो क्या करते हैं। क्लिनजिंग साइड को कैसे क्लीन करते हैं, राउंड शेप में उसको फिर ना तो को 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल या जो आगे बताया गया था सेवलॉन या टिंचर आयोडीन या आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इन सारी चीज़ों से मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द साइट। और ये इस कंडीशन में जैसे अंदर से शुरू हो के बाहर तरफ, ऐसे इस प्रोसीजर में हम उसको साफ करते जाते हैं गंदगी। ठीक है, ताकि वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाने वाले हैं वो हट जाएं, डिसइंफेक्ट हो जाएं। फिर वहाँ से सैंपल कलेक्शन करते हैं हम। परफॉर्मिंग वेन पंक्चर कैसे करते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि 20 to 30 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए निडल और स्किन के बीच में। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पेज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आफ्टर ब्लड ड्रॉन द पेशेंट शुड बी रिलीज फर्स्ट एंड टर्निकेट इज आल्सो रिलीज एंड कॉटन बॉल फॉर्म वेन फ्रैक्चर एज सून एज नीडल रिमूव, मतलब जैसे ही नीडल निकालते हैं कॉटन बॉल लगा देते हैं, टर्निकेट पहले खोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमने क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस सेशन का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करते रहेंगे और हमारे मोटिवेशन के लिए सेशन को शेयर कीजिए, तो हम इसका PDF भी जल्दी ही इसी वीडियो के साथ अटैच करा देंगे, कमेंट में पिन करा देंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो हम इस पूरे पैथोलॉजी के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।